बड़े जो बैठे हैं उनसे यही कहूंगा कि भारत को जितनी बिजली चाहिए उतना ही कोयला खोदिए ना, उससे अधिक खोद के क्यों पूरे विश्व को लेके जाना। और कुछ चुनिंदा लोग हैं ये काम करते हैं जो किसी मंत्री के खास हैं रायगढ़ क्षेत्र के। बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं वो मुंह देख रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बड़ा मेरी जानकारी में संतुष्ट नहीं है। आप बोल रहे हो कि अपेक्षा नहीं करते, ठीक है, अपेक्षा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमारी सरकार है, हम अपेक्षा ना करें, किससे करें फिर? भूपेश बघेल से करेंगे, किससे करेंगे? देखिए, आपकी डीएमएफ और डीलिस्टिंग की लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ये दोनों विषय मेरे जनजातीय समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है। जब डीएमएफ से जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसका मात्र और मात्र 3% ही प्रभावित क्षेत्र में खर्चा किया है। आप सोचिए 100% खर्च करने के बाद में 3% खर्च हुआ है, तो ये विषय सोचने को मजबूर कर देता है। नमस्कार, मैं हूं अमित। आज के हमारे मेहमान हैं भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के रवि भगत जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहले तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार जोहार राम राम करूंगा और सबसे आग्रह करूंगा कि आप जो एक चौथे स्तंभ का कार्य कर रहे हैं इसमें आपके सहयोगी बने, सहभागी बने और आपके चैनल और आपके सोशल मीडिया के काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। और राहत इंदौरी जी की लाइनें हैं, मेरा एक शेर उड़ा देगा पर खच्चे तेरे, और तू सोचता है कि शायर है कर क्या लेगा। ठीक, वैसे ही आपकी 4-6 लाइनें अभी थोड़ा तहलका मचा दी थी, क्या मामला था वो? देखिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं, कंफर्टेबल वाला विषय ही नहीं है। अगर मैंने उस विषय को उठाया है तो उस विषय पर बोलने में मुझे कहीं कोई ये नहीं है। और डीएमएफ का विषय है, डीएमएफ मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि डीएमएफ पे एक एपिसोड चलाइए। डीएमएफ केंद्र सरकार की बहुत अच्छी योजना है, ठीक है। गोवा में कुछ खनन होता था, कुछ सामाजिक संगठनों ने इस पे सुप्रीम कोर्ट पे केस डाला और सरकार को उन्होंने निर्देश किया कि खनन होता है। खनन होने के बाद कंपनियां तो पैसा कमा के चली जाती है, जो उससे प्रभावित लोग होते हैं उनके जीवन का स्तर क्या रहता है इस पे विचार करना चाहिए। कोर्ट ने कहा, उस समय 2015 में हमारी केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के दिशा निर्देश में ये डीएमएफ की योजना बनी, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, कि खनिज जो खोदा जाता है उससे जो राजस्व मिलता है उस राजस्व का कुछ परसेंट वहां के स्थानीय लोगों के मूलभूत आवश्यकताओं के काम में लगना चाहिए। उसका अलग अलग समय में अलग अलग व्याख्या किया गया कि कहीं 10 किलोमीटर का दायरा को प्रभावित क्षेत्र माना गया, कहीं 25 किलोमीटर के दायरा को माना गया। बीच में वो 40% था, 60 हुआ। अभी छत्तीसगढ़ की कैबिनेट ने उसको 70% करते हुए उसको खर्च करने की बात की। हम जब डीएमएफ की राशि का एकदम सूचना के अधिकार पे सारा आकलन निकालेंगे, अभी हमारे रायगढ़ में राजेश त्रिपाठी है, उन्होंने निकाला, उनकी मैं भी उनके साथ बैठ के अध्ययन नहीं किया हूँ। उनका कहना है कि डीएमएफ से जो राजस्व प्राप्त हुआ है उसका मात्र और मात्र 3% ही प्रभावित क्षेत्र में खर्चा किया है। आप सोचिए 100% खर्च करने के बाद में 3% खर्च हुआ है, तो ये विषय सोचने को मजबूर कर देता है कि प्रभावित क्षेत्र, क्योंकि मैं शुरू से कुछ विषयों को बोलने वाला व्यक्ति रहा हूं, विपक्ष में भी मैंने ये भूमिका अदा की है और जब उसमें बोलता था तो आज जब उन क्षेत्रों में जाना होता है तो लोग कहते हैं कि ये डीएमएफ का राशि कहीं महासमुंद में खर्चा हो जा रहा है, कहीं दूसरी जगह में खर्चा हो जा रहा है, ये क्यों? खनन का दंश हम झेलें, कोयला का डस्ट हम झेलें, गाड़ियों के दबाव से एक्सीडेंट का मार हम झेलें, लेकिन सरकार ने टीबी की बीमारी हम झेलें, पानी का प्रदूषण हम झेलें, लेकिन सरकार की बनाई नीति जिसमें कुछ नहीं करना है कलेक्टर को, आप जो राशि वहां खर्चा करना है उस राशि को खर्चा करिए, बाकी आप जिले में ले जाइए, प्रदेश में ले जाइए, उसका हिस्सा राज्य स्तर में दीजिए, उसमें कहीं कोई सवाल आपसे करने वाला नहीं है, लेकिन जो है वो दे दीजिए, और वो हो नहीं रहा है। मैं खुद मैंने कलेक्टर को सूचना का अधिकार लगाया है, अभी तक उसका जवाब नहीं आया। अगर सूचना के अधिकार से कुछ जवाब आए तो मैं एथेटिक कह पाऊंगा, और मैं तो माननीय राज्यपाल जी से भी आग्रह करूंगा कि आप राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में जनजाति समाज के पालक हैं, आप उनके संरक्षक हैं, और जहां भी माइंस उद्योग खनन लगता है वो हमारे आदिवासी जनजाति क्षेत्रों में ही लगता है, और इनके जीवन का स्तर कैसा है। अभी वो कोरबा में आए, कोरबा में उन्होंने क्या क्या देखा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा एक बार रायगढ़ भी आए और आए तो एक बार देखें कि वास्तविक में डीएमएफ की राशि का क्या उपयोग हुआ है, या खनन प्रभावित क्षेत्र के लोगों का जीवन का स्तर क्या है। इन्हीं विषयों को मैंने कहा है, कहने का माध्यम मैंने सोशल मीडिया को अपनाया, उससे पहले जिन माध्यमों को अपनाना चाहिए वो भी मैंने अपनाने का प्रयास किया। कई बार बड़ी जिम्मेदारी में होने के बाद छोटी बातें भी बड़ी लगती है,
इसलिए शायद संगठन को लगा कि रवि भगत को इस बात को इस प्रकार के प्लेटफॉर्म में नहीं कहना चाहिए, इसलिए मुझे उस पर कारण बताओ नोटिस आदि जारी हुआ है और मैंने उसका जवाब भी दिया है। कल क्या होगा, पार्टी क्या करेगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे हीरो हो आप, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या मैं जिनसे कह सकता हूं, या जो लोग भी रत्ती भर भी प्रभावित हैं छत्तीसगढ़ से या थोड़ा सा भी स्नेह करते हैं, मेरा उन सबसे अलग से अपील रहेगा कि रवि भगत को कभी कमजोर ना पड़ने दिया जाए, क्योंकि ये बहादुरी और ये बेबाकी ना अभी तक मिला नहीं है। मेरा भी उम्र आपसे मेरे को लगता है मैं काफी बड़ा हूँ उम्र में, अभी तक मैं जितने भी लोगों तो अच्छे अच्छे लोगों से मिला हूँ, इतना प्रभावित अभी तक किसी ने किया नहीं। मैं ये अल्हड़पन किसी में अभी तक महसूस किया नहीं हूँ, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। ऐसे छत्तीसगढ़ की जनता ने बहुत प्यार दिया जी। जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बना, मैंने एक संकल्प लिया कि मैं जब तक तानाशाही और इस भ्रष्ट भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकूंगा, मैं माला नहीं पहनूंगा। वो ऐसा कमिटमेंट था कि उस समय सरकार को उखाड़ना संभव था या नहीं, हो सकता है मुझे जीवन भर माला पहनने का नसीब नहीं होता, ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने और छत्तीसगढ़ की जनता ने मेरे संकल्प का साथ दिया और हमने इस भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ फेंकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तब जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ से उन्होंने मुझे जीत का माला पहना है, उसके बाद से ही कहीं मंचों पर मैं माला पहनता हूं। ऐसे संकल्प को मैंने लिया, तो आज भी मुझे लगता है कि मैं डीएमएफ की इस लड़ाई को लड़ रहा हूं तो छत्तीसगढ़ की जनता मेरे साथ आ गई। मैं कई बार कहता हूं कि डीएमएफ और डीलिस्टिंग की लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी। ये दोनों विषय मेरे जनजातीय समाज के साथ जुड़ा हुआ विषय है। जब डीलिस्टिंग होगा तो जो वो गलत तरीके से अल्पसंख्यक धर्म को अपनाते हैं वो लोग, हमारे जनजातीय समाज का लाभ ले रहे हैं, वो लोग बाहर जाएंगे और डीएमएफ की राशि मिलेगी तो हमारे जो जनजातीय समाज के लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। आज इन्हीं चीजों का लाभ उठाकर धर्मांतरण होता है कि हम आपको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा हॉस्पिटल देंगे। अगर डीएमएफ की राशि से हमारे खनन प्रभावित क्षेत्र में जनजातीय समाज के लोगों को अच्छा हॉस्पिटल और अच्छा शिक्षा मिल जाए तो ईसाइयों की जो शिक्षा और मेडिकल का जो चलता है इनमें हमारे लोग फंसेंगे नहीं। तो डीएमएफ का सही पालन से धर्मांतरण भी रुकने वाला है, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग वहां अच्छी सुविधा की वजह से ही मेरे को लगता है कि थोड़ा सा हाँ, सुविधा साधन ही एक ऐसा विकल्प रहा कि धर्मांतरण की ओर लोग गए। भूपेश बघेल की सरकार को उखाड़ के फेंकना भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सोचे नहीं थे, और इस बात को खुले मंच से भी कई नेताओं ने कहा है कि सोचे नहीं थे वो कि भूपेश बघेल की सरकार गिर जाएगी और भाजपा की सरकार इतनी मजबूती से बन जाएगी। आपके कई बड़े नेता बोल चुके हैं, मेरा ये सवाल हमारे मन में तो पूर्ण विश्वास था, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे थे, वो बड़े कार्यकर्ताओं को कितना भरोसा था नहीं मालूम, लेकिन जमीन में हम जब जाते थे कार्यकर्ता का समर्पण देखते थे कि वो घर का काम धाम सब छोड़ के किस प्रकार से वो लड़ रहा था। जब हम उनको आह्वान करते थे तो कुछ भी नहीं देखता था। आपको ध्यान में होगा कि कई बार रैलियों में जाते वक्त दुर्घटनाएं तक हो गई, लेकिन उसके बाद भी कार्यकर्ता का मन नहीं डोला कि यार रैली में जाते हैं, आंदोलन में जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है, हम घर में बैठ जाए। नहीं सोचा, कार्यकर्ता निकला। मैं व्यक्तिगत आपको बता रहा हूं, मेरा ही पैर गलती से फ्रैक्चर हुआ था, एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। मुझे एक हमारे बड़े डॉक्टर साहब ने कहा कि ऑपरेशन कराओ, 2-3 महीना आराम करो, लेकिन उसी 2-3 महीने में चुनाव था। मैंने कहा नहीं, और मैं पैर पे पट्टी बांध के प्रमुख जिलों का दौरा किया। और दौरा ऐसा नहीं कि जाके हम बैठकें ले, वहां कलेक्ट्रेट का घेराव रखता था, पानी के फवारे चलते थे। मैं जब एक कदम बढ़ाता था तो मेरा कार्यकर्ता 4 कदम आगे बढ़ाता था और बैरिकेड कहीं टिक नहीं पाते थे। युवा मोर्चा का जोश बताता था कि भूपेश बघेल की नींव तो हम हिला के उखाड़ के फेंकेंगे। ये हम लोगों को विश्वास था। हिला दिए, उखाड़ भी दिए, दोनों काम कर दिए। अभी कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है? आपके कार्यकर्ता संतुष्ट हैं? देखिए, कार्यकर्ता के काम का विषय प्रशासन की ओर से हमारे जितने मंत्री विधायक हैं कर रहे हैं। कार्यकर्ता अपने आप में संतुष्ट है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अपेक्षाओं से नहीं चलता। कार्यकर्ता जनहित के विषय पे बात करता है, अपने हित के विषय तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सोचता ही नहीं सोचता है अलग कहानी है। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, सरगुजा संभाग में जनमन योजना का और भी कुछ योजनाएं हैं। कुछ चुनिंदा लोग काम करते हैं, क्षेत्रीय लोग। आपके जसपुर का भी कहानी है, जसपुर में भी मैं देख रहा हूं, और बलरामपुर हो गया, सरगुजा हो गया, इधर 2-3 जिले का मेरे को अच्छे से जानकारी है। कुछ चुनिंदा लोग हैं, ये काम करते हैं,
जो किसी मंत्री के खास है रायगढ़ क्षेत्र के। बाकी जो क्षेत्रीय लोग हैं वो मुंह देख रहे हैं। क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बड़ा मेरी जानकारी में संतुष्ट नहीं है। आप बोल रहे हो कि अपेक्षा नहीं करते, ठीक है, अपेक्षा नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं? हमारी सरकार है, हम अपेक्षा ना करें, किससे करें फिर? भूपेश बघेल से करेंगे, किससे करेंगे? देखिए, अपेक्षाओं का दो भी अलग अलग ये रहता है। एक अपेक्षा है कि हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, एक अपेक्षा है कि मुझे काम धाम मिलना चाहिए। दोनों तो पूरक है ना रवि भाई? ठीक है, दोनों पूरक हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता बहुत काम धाम के फेर में नहीं पड़ता। उसको लगता है कि जनता का हित, जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहें कि पंक्ति का अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचना चाहिए, उनके लिए लड़ता है। कहीं आपके ध्यान में लगता है कि ये विषय गलत हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आज जिस बेबाकी से मैं उठाता हूं, वैसे भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन बेबाकी से उठाएगा कि ये काम गलत हो रहा है। हम सत्ता में भी उठाते रहे हैं और विपक्ष में भी उठाते रहते हैं। हाँ, आज भी अगर लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, बकायदा बात करते हैं। नहीं, मतलब मेरे समझ से क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैं ऐसा कहना देखिए, क्षेत्रीय लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए, इसीलिए छत्तीसगढ़ बना है। हाँ, इसीलिए बना है, लेकिन हो ऐसा नहीं रहा है ना। मतलब नहीं तो मध्य प्रदेश में क्या बुराई थी? मध्य प्रदेश में हम अच्छे से भोपाल जाते थे, सब ग्वालियर जाते थे और कई शहरों को देखने को मिलता था। लेकिन छत्तीसगढ़ की क्षेत्रता का, अस्मिता का सवाल हुआ, इसलिए छत्तीसगढ़ अटल जी ने बनाया। आदिवासी समाज से हैं आप। जिस तरह से जंगलों को काटा जा रहा है, पीड़ा होता है? मेरा घर देख के आपको लग रहा होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पिताजी पुलिस में थे और वो भी मेरे जैसे अक्खड़ स्वभाव के हैं। 7 साल नौकरी की और उन्होंने रिजाइन कर दिया। मैं पैदा नहीं हुआ था, मुझे उनके नौकरी के समय का जो सुख सुविधा होता है मुझे, मैं जानता भी नहीं। भाई लोगों को थोड़ा मोड़ा उसके बारे में जानकारी है। मेरे पिताजी वहां से वापस आए। जब आज हम कई बार बढ़ते हैं कि क्या किया आपने, कई बार नहीं कहता है, बच्चा कहता है का करे मोर बढ़ते हैं। तो जब वो हम खेत की ओर घूमने जाते हैं तो पिताजियों ने जो जंगल बचाया है, मतलब आज 2-3 हजार पेड़ होंगे, वहां जाके कभी गर्मी के दिनों में बैठते हैं तो पिताजी की कमाई लगती है, ये उन्होंने कमाया है। तो जब कहीं जंगल उजड़ता है, ठीक है, उद्योगों के कारण उजड़ता है वो भी है, लेकिन यही गांव पहले कितना घना था, 10 साल पहले, 15 साल पहले, और आज उजड़ते जा रहा है, तो उसकी बड़ी पीड़ा होती है। और आप जिस बात को कह रहे हैं, मैं उस ओर भी जाऊंगा कि ये जो खनन उद्योग के कारण जो जंगल उजड़ रहे हैं, इसका प्रभाव हम अभी 1 हफ्ते में बहुत ले लूंगा वाले झेले, सब झेल रहे हैं। हम भी झेल नहीं बता रहा हूँ। हम पहले वर्षों कहीं नहीं सुनते थे कि बाघ आया। अभी 1 हफ्ता यहाँ के लोगों का सन्नाटा आ गया था, मॉर्निंग वॉक करना बंद हो गया था कि शेर आ गया। जब बड़े बड़े जंगल उजड़ने लगे, उनके घर उजड़ने लगे, तो सभी को शहर, तो जंगल के जीव मानव शहर की ओर आएंगे। हमारे लेलुंगा के एक बगल गांव में हाथी ने 3 लोगों को मृत्यु हो गई हाथी के कारण। ये भी उसी का एक प्रभाव है। और जल जीवन सब चीज तहस नहस होना है। मैं तो छोटा व्यक्ति हूं, बड़े जो बैठे हैं उनसे ही कहूंगा कि भारत को जितनी बिजली चाहिए उतना ही कोयला खोदिए ना, उससे अधिक खोद के क्यों पूरे विश्व को लेके जाना। और कहीं आने वाला समय ऐसा मत आ जाए कि भारत को बिजली चाहिए उस समय हमारे यहाँ कोयला ही नहीं रहेगा। नहीं, अभी छत्तीसगढ़ सरकार एक योजना ला रही है कि सबको सोलर सिस्टम वगैरह भी, सोलर आप लगाओ। हमको जब बिजली का जरूरत नहीं है, फिर हमारे जंगल काहे उजाड़ रहे हो भाई? दूसरे जिसको चाहिए, एक बड़ी अच्छी बात सदन में किसी नेता ने कही थी कि राजस्थान को बिजली चाहिए, वो सोलर सिस्टम लगाए ना अपना, हमारा जंगल क्यों उजाड़ रहे हो भाई? बिल्कुल। मैं आपको बताऊं रवि भाई, धरती में अगर कहीं स्वर्ग है, मेरे से कोई पूछे, बिना संकोच किए मैं जसपुर का नाम लूंगा। इतना प्यारा, इतना खूबसूरत जसपुर। पूरा सरगुजा संभाग भी वैसे बहुत खूबसूरत है। पूरा हमारा सरगुजा संभाग। हाँ। हम भलाई प्रशासनिक रूप से हम बिलासपुर संभाग में आते हैं, रायगढ़ वासी, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम सरगुजा के ही मेरा तो इतना खूबसूरत सा हमारा जिला है, हमारा क्षेत्र है। मेरे को लगता है पर्यटन से यहाँ ढेर सारा मतलब कमाई का जरिया हो सकता है, लोगों का काम चल जाएगा पर्यटन से, जैसे उत्तराखंड वगैरह, हिमाचल वगैरह में करते हैं। मतलब इतना खूबसूरत सा हमारा, इसको आप उजाड़ के और किस विकास की बात कर रहे हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, विकास करके जब उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में बड़े बड़े बिल्डिंग उनके लाइट जलती थी तो लोगों को लगा कि ये विकास है। लेकिन कुछ 2-4 दिन पहले प्रकृति ने बता दिया कि तुम्हारा विकास क्या है। आया बादल फटा,
पत्थर हिसाब किताब हो गया। उड़ने लगा। तो हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। और इसका क्या परिणाम होगा, कहाँ जाके हम रुकेंगे, मानव अपने विकास की दौड़ में क्या विनाश करके रुकेगा, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रत्यक्ष में हम यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। थोड़ा सा